नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पश्चिम बंगाल में बड़े रेल हादसे की, राहुल गांधी की संसदीय सीट पर फैसले की, देखेंगे चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी पर बड़े खुलासे को, चुनाव आयोग को शिवसेना की चेतावनी को, जानेंगे मोदी सरकार को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति व जाने माने अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर के दावे को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जेडीयू सांसद के बिगड़े बोल को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर आपने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मंगलवार को जंतर मंतर पर करेगी प्रदर्शन, कहा मोदी सरकार ने किया लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। कांग्रेस ने की नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगाने की मांग, कहा नए आपराधिक कानूनों से सहमत नहीं थी संसद। देश में 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं 3 नए आपराधिक कानून। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पंढरपुर मंदिर अधिनियम को लेकर महाराष्ट्र की एनडीए सरकार पर उठाए सवाल, कहा हिंदू धर्म को महाराष्ट्र सरकार से बचाने की है जरूरत। इस्तीफे के कयासों के बीच बोले राजस्थान के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, अपनी सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा जिस फाइल को छूता हूं उसमें निकलता है भ्रष्टाचार। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में 2 ट्रेनों में टक्कर की खबर ने सनसनी मचा दी है। एक बार फिर रेल मंत्रालय सवालों से घिर गया है। सोमवार सुबह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस में मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 15 लोगों की जान जाने और 60 के घायल होने की जानकारी दी जा रही है। दरअसल न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के करीब रंगापानी के रुईधासा में रेड सिग्नल होने की वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस रुकी हुई थी। इसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन पर एक्सप्रेस ट्रेन का एक डब्बा हवा में लटक गया, जबकि अन्य 2 डिब्बे ट्रैक से नीचे उतर गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत रेलवे और बंगाल के अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभाला। मामले में बयान देते हुए रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष व सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि शुरुआती जांच में घटना के पीछे मानवीय भूल प्रतीत होती है। आशंका जताई जा रही है कि भारी बारिश की वजह से मालगाड़ी का पायलट सिग्नल नहीं देख पाया, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। हालांकि सरकार ने हादसे में पीड़ितों को व उनके परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन घटना को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हादसे को लेकर हमला करते हुए ट्वीट किया है कि विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते ये बताना हमारा कर्तव्य है कि कैसे मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय को कैमरा ड्रिवन सेल्फ प्रमोशन के प्लेटफॉर्म के रूप में बदल दिया है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही है। कांग्रेस समेत टीएमसी हादसे को लेकर अश्विनी वैष्णव पर हमलावर है। एक तरफ जहां रेल हादसे ने मोदी सरकार पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, तो सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी किस सीट से सांसद रहेंगे और किस से इस्तीफा देंगे। इसे लेकर सोमवार को कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी की संसदीय सीट को लेकर चर्चा की गई। तो किस सीट पर लगी मुहर, कहां से राहुल देंगे इस्तीफा, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी इस बार 2 सीट से चुनाव लड़े और दोनों ही जीते। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से राहुल ने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,000 वोट के अंतर से हराया, तो वायनाड में उन्होंने सीपीआई की एनी राजा को 3,64,000 वोट से मात दी। लेकिन अब राहुल गांधी ने इसमें से वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है। दरअसल कोई भी व्यक्ति एक ही सीट से सांसद नहीं रह सकता है और इसका फैसला भी चुने जाने के 14 दिन के अंदर करना होता है। 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित हुए थे। ऐसे में 18 जून तक राहुल गांधी को एक सीट से इस्तीफा देना था। ऐसे में समय सीमा पूरी होने से पहले कांग्रेस के टॉप लीडर्स के बीच में मीटिंग हुई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि राहुल गांधी को वायनाड सीट से इस्तीफा देना चाहिए। वायनाड सीट पर राहुल 2019 में भी चुनाव जीते थे। केरल में पार्टी पहले
से ही बेहद मजबूत है, तो उत्तर प्रदेश में अभी अपनी पुरानी हैसियत की तरफ तेजी से पहुंचती दिखाई दे रही है। ऐसे में राहुल गांधी की यूपी में बेहद ज्यादा जरूरत है। राहुल गांधी ने भी पार्टी नेतृत्व के फैसले को स्वीकार कर लिया है। वैसे इस बात की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट को अपने पास रखेंगे। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने का फायदा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को पूरे यूपी में मिला था और इंडिया गठबंधन को यूपी की 80 में से 43 सीटें जीतने में उनको कामयाबी मिली थी। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा सकती है, जहां जल्द ही चुनाव होने का ऐलान भी किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को जनता से मिले समर्थन ने पहले से ही बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रखी हैं और अब महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों में हेरफेर को लेकर छिड़े विवाद ने भी बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। मामले में विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है और अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग को चेतावनी दे दी है। तो वहीं पार्टी सांसद संजय राउत ने भी इस सीट से विजयी घोषित किए गए शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर को लेकर बड़ी मांग कर दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। चुनाव नतीजों में हेरफेर को लेकर विपक्ष का गुस्सा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और निशाने पर बीजेपी समेत चुनाव आयोग भी है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग को मामले में कोर्ट जाने की चेतावनी दे दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि 48 वोटों से जीत की बात हजम नहीं होती, ईवीएम से गड़बड़ी की गई है वरना नतीजा अलग होता। उन्होंने दावा किया कि उनका प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर इस सीट से चुनाव जीत रहा था, लेकिन बेईमानी कर ली गई। आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि अगर ईवीएम नहीं होती तो भाजपा 40 सीटें भी नहीं जीत पाती। तो वहीं चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि इजीली कॉम्प्रोमाइज्ड है। आदित्य ठाकरे ने चुनाव नतीजों को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। तो वहीं पार्टी सांसद संजय राउत ने भी मामले में बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने मांग की है कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने से रोका जाना चाहिए। बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान गोरेगांव के एक मतगणना केंद्र पर रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर उनकी 48 वोटों से जीत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोबाइल के जरिए ईवीएम हैक किया गया था, जिसे लेकर शिवसेना शिंदे गुट समेत बीजेपी बुरी तरह से घिर गए हैं। एक तरफ शिवसेना ने चुनाव आयोग को सीधी चेतावनी दे दी है, मामले में पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, तो दूसरी तरफ आप सांसद संजय राउत ने भी ईवीएम में हेरफेर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। संजय सिंह ने 80 सीटों पर नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगर गड़बड़ी नहीं होती तो एनडीए की सरकार ही नहीं बनती। उनके इस बयान ने सनसनी मचा दी है। चुनाव आयोग समेत बीजेपी सवालों से घिर गई है। तो और क्या आरोप लगाए हैं संजय सिंह ने, देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर ईवीएम की विश्वसनीयता सवालों से घिर गई है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार यानी बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया है। संजय सिंह का दावा है कि चुनाव के नतीजों में 80 सीटों पर हेरफेर की गई है। ये 80 सीटें सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि देश भर की है। संजय सिंह ने ईवीएम को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को ईवीएम पर कोई सख्त फैसला लेना चाहिए। अमेरिका जैसा देश ईवीएम बंद करने की बात करता है, हम भी इसे लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया जाता है। इससे देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। मुंबई में ईवीएम से एनडीए के उम्मीदवार के रिश्तेदार का फोन जुड़ा पाया जाता है। देश में 80 सीटें हैं जो संदेह के घेरे में हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हुई है। संजय सिंह ने दावा किया कि अगर अब ठीक ढंग से काउंटिंग की जाएगी तो एनडीए की मौजूदा सरकार गिर जाएगी। उनके इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। बता दें कि एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने काउंटिंग में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी में 48 लाख वोटों की हेराफेरी की गई है। जो वोट ईवीएम में डाले गए और बाद में 4 जून को गिने गए, उसमें 48 लाख वोटों का अंतर था। अचानक ये वोट कैसे बढ़ गए? उनका कहना है कि यूपी में जो गड़बड़ी हुई वो पूरे देश में हुई है। चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी का मामला अब गर्माता ही जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी मुश्किल में नजर आ रही है। संजय सिंह ने तो एनडीए सरकार के गिरने का ही दावा कर दिया है। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति व अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने भी सरकार को अस्थिर बताया है। प्रभाकर ने डीबी लाइव के साथ बातचीत में एनडीए सरकार की कमजोर कड़ियों को खोल कर रख दिया। तो क्या कुछ कहा परकला प्रभाकर ने, देखिए ये रिपोर्ट। सोमवार को देश के मशहूर अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने डीबी लाइव की कंसल्टिंग एडिटर बुशरा खानम से बात की।
बातचीत में लोकसभा चुनावों के परिणामों से जुड़े सवाल पर परकला प्रभाकर ने कहा कि चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन बेशक पहले की तुलना में मजबूत हुआ है, तो वहीं बीजेपी बहुत कमजोर हो गई है। ये नरेंद्र मोदी 2014 या 2019 वाले नरेंद्र मोदी नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े का ना होना। अब इस सरकार को मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार कहना चाहिए। नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है उसे देखकर नहीं लगता कि मौजूदा सरकार ज्यादा दिन चल पाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है और दूसरा वो बिना किसी से परामर्श के सरकार चलाने का काम करते हैं। गठबंधन सरकार में ये नहीं चलता, इसलिए मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। प्रभाकर ने आशंका जताई कि बीजेपी अपने चिर परिचित जोड़ तोड़ की राजनीति को इंडिया गठबंधन पर भी प्रयोग कर सकती है। बीजेपी इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का भी इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने आशंका जताई कि बीजेपी इस बार सरकार बचाने के लिए वो भी कर सकती है जिसके बारे में अभी तक हमने और आपने सोचा तक नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा करना आसान भी नहीं होने वाला। अब पीएम विपक्ष के सवालों से बच नहीं पाएंगे। प्रभाकर ने कहा कि अब चूंकि विपक्ष मजबूत हो चुका है, तो मणिपुर, स्टॉक मार्केट, नीट समेत कई मुद्दों पर सरकार को सदन में जवाब देना पड़ेगा। बातचीत में परकला प्रभाकर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में कई बार असफल रहे, लेकिन हर बार दोबारा राहुल खड़े हुए हैं और उन्होंने 2 बार अपने कदमों से पूरे देश को नापा है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। राहुल पहले की तुलना में एक निखरे हुए मजबूत राजनेता बनकर सामने आए हैं। भले ही बीजेपी ने गठबंधन के सहयोगियों के सहारे एनडीए सरकार बना ली है, लेकिन सरकार की स्थिरता सवालों से घिरी हुई है। तो वहीं विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच संसद भवन में स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों की मूर्तियों को हटाने का मामला तूल पकड़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार जानबूझकर मूर्तियों को शिफ्ट कर रही है, जिससे विपक्ष मूर्तियों के सामने धरना प्रदर्शन ही ना कर पाए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। संसद का सत्र शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले संसद परिसर में लगी महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल मोदी सरकार ने संसद परिसर में मौजूद इन प्रतिमाओं को उनके मूल स्थान से हटाने का काम शुरू कर दिया है, जिस पर विपक्ष ने अपना कड़ा विरोध जताया है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर ट्वीट कर अपना विरोध जताया। खड़गे ने लिखा कि संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समेत कई महान नेताओं की मूर्तियों को उनके प्रमुख स्थानों से हटाकर एक अलग कोने में स्थापित कर दिया गया है। बिना किसी परामर्श के मनमाने ढंग से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन है। आपको बता दें कि पूरे संसद भवन में लगभग 50 ऐसी मूर्तियां मौजूद हैं। खड़गे ने आगे कहा कि प्रत्येक प्रतिमा और संसद भवन परिसर में उसका स्थान अत्यधिक मूल्य और महत्व रखता है। पुराने संसद भवन के ठीक सामने स्थित ध्यान मुद्रा में महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। ये वह स्थान है जहां सदस्य अक्सर अपनी उपस्थिति से शक्ति प्राप्त करते हुए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा भी एक सुविधाजनक स्थान पर रखी गई थी, जो एक शक्तिशाली संदेश देती है कि बाबा साहेब सांसदों की पीढ़ियों को भारत के संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों को दृढ़ता से बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि संबंधित हितधारकों के साथ उचित चर्चा और विचार विमर्श के बिना किए गए ऐसे निर्णय हमारी संसद के नियमों और परंपराओं के खिलाफ हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात जेडीयू सांसद के बिगड़े बोल की। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर विवादों में घिर गए हैं। देवेश बिहार के सीतामढ़ी से सांसद हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में देवेश चंद्र को जीत तो मिली, लेकिन जीत का अंतर बेहद कम था, जिसे लेकर आज उन्होंने झुंझलाहट में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासत गर्मा गई है। तो क्या कुछ कहा जेडीयू सांसद ने, ऐसा देखिए ये रिपोर्ट। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर इस बार के लोकसभा चुनाव में कम वोट मिलने से नाराज हैं और उनकी ये नाराजगी झुंझुलाहट बनकर कुछ इस तरह से बाहर आई है कि उस पर अब विवाद छिड़ गया है। दरअसल देवेश चंद्र ठाकुर बिहार के सीतामढ़ी से सांसद हैं। भले ही इस बार उनकी जीत हुई हो, लेकिन जीत का अंतर कम होने की वजह से वो खासे नाराज हैं और उनकी ये नाराजगी यादवों और मुसलमानों पर निकली है।
सांसद का कहना है कि वो अब यादवों और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे और अगर इनमें से कोई उनके पास काम लेकर आएगा तो वो उसे चाय नाश्ता करवा कर चलता कर देंगे, लेकिन उसका काम नहीं करेंगे। सांसद ने ये बात रविवार को एक सभा में कही। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। सांसद के इस बयान पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए देवेश चंद्र ठाकुर की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। आरजेडी का बयान है कि ऐसे जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। वहीं सीतामढ़ी से ही आरजेडी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने कहा कि देवेश चंद्र के बयान लोकतंत्र और संविधान से परे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद सभी की सेवा करने की शपथ ली जाती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।